हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर बीबीए 6 सेमेस्टर का 2023-24 का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उस पेपर को डिस्कस करते हैं। ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का बीबीए 4th सेमेस्टर का पेपर है। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और आपको 75 क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके लिए 2 आवर्स का टाइम होता है। तो सारे 100 क्वेश्चंस को विद राइट आंसर की प्रॉपर आंसर की के साथ हम एनालिसिस करते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, तो इस पेपर अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रिपीट मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस अगर चेंज भी होंगे तो उनका कंसेप्ट सेम होगा, ओनली क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर दी जाएगी। तो बिफोर द एग्जामिनेशन आपको एटलीस्ट ये वीडियो को देखना है और पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ बिल्कुल लास्ट टाइम पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो की रीच हो सके और ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। राइट, तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे आप, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है, टेम्परेरी एंडीवर विद अ डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसे स्टार्ट करते हैं, उसका एंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। गाइज, हम ओनली आंसर जो आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अगर हम एनालिसिस करेंगे, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम की शॉर्टिंग है। तो वीडियो हम विद इन अ 1 आवर के अंदर 100 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपका है। इसका प्रोजेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो यूनिक, डिजायरेबल। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है ये आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है बेसिकली फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इनिशिएशन टू क्लोजर। तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स। इसके अंदर कौन कौन सी जो प्रोसेस हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपको ये पूछा गया है। तो इसके अंदर इनिशिएटिंग आता है, प्लानिंग आता है, एग्जीक्यूटिंग है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। तो इसका आंसर बी गाइस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच टूल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। जब आप प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करते हैं तो कौन सा जो टूल्स है वो कॉमनली यूज होता है, वो आपको पूछा गया है। तो इसका जो टूल है बेसिकली जो गैंट चार्ट है, इसको हम जब कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट की हम शेड्यूलिंग करते हैं तो गैंट चार्ट नॉर्मली यूज होता है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिस्क मैनेजमेंट इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर रिस्क कैसे आप मैनेज करते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है आप देखिए, ऑनगोइंग पोटेंशियल रिस्क, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। आप क्या करते हो कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए, एनालाइजिंग करिए एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क, और रिस्क को आप रिस्पॉन्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम इज यूज्ड फॉर। जो सीपीएम है वो किसके लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली जो सीपीएम है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये टेक्निक्स हैं जो हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए इनका यूज़ करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ प्रोजेक्ट चार्टर। जो प्रोजेक्ट चार्टर है उसका बेसिकली पर्पज क्या है। तो इसका जो पर्पज होता है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट्स डिफाइनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स स्कोप एंड स्टेक होल्डर्स। तो इसका 8 का जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका बेसिकली स्कोप क्या है ये आपको बताना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो स्कोप होता है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट। जो प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा डी, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं एक प्रोजेक्ट कांस्टेंट करने के लिए, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट बजट हो गया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हो गए या प्रोजेक्ट स्कोप हो गया, कि ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है इसके। तो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटी कैसे मैनेज करते हैं उसके रिगार्डिंग बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी आपको मैनेज करनी है तो आप क्या करोगे, इंश्योरिंग प्रोजेक्ट डिजायरेबल मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स इंक्लूड। एक प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है इसमें आपको बताना है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा ये आपको देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्लाइंट, स्पॉन्सर्स, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स एंड अदर पार्टीज इन्वॉल्व। ये वो जो लोग हैं एक प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हो गया, स्पॉन्सर्स हो गए, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हो गए और बहुत सारे अदर पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज इंक्लूड। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो नॉलेज है, नॉलेज एरिया में क्या इंक्लूड करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन और रिस्क, रिक्वायरमेंट एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये सारे ही जो एरिया हैं वो इंक्लूड होते हैं एक नॉलेज, प्रोजेक्ट नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय कंसिडरिंग ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। ये बेसिकली किस टेक्निक के जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए आप एस्टिमेट करते हो, उसमें ऑप्टिमिस्टिक आता है, पेसिमिस्टिक आता है और मोस्ट लाइकली टाइम्स भी आता है। इसके अंदर आप करते हो, आप जो पर्ट है, पर्ट जो होता है इसके अंदर आप ये तीनों चीज़ें आप यूज़ करते हो, चाहे वो ऑप्टिमिस्टिक हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया या मोस्ट लाइकली टाइम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है उसमें क्या इन्वॉल्व करता है ये आपसे पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर मैनेजिंग कम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट क्लोजर फेज। जो प्रोजेक्ट की जो क्लोजर वाली फेज होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स बिल्कुल होता है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट डिलीवरेबल ये भी इंक्लूड होता है, फाइनलाइजिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो कभी भी प्रोजेक्ट आपको क्लोजर वाली फेज में करना है तो सारे ही स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर WBS क्या है, यानी WBS की फुल फॉर्म होती है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, ये बेसिकली क्या होती है, WBS एक हिरार्किकल
कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज होती है कि जो आपकी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं उनका हिरार्किकल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड लेबलिंग इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कौन से टूल यूज होते हैं जो रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं और उनकी लेबलिंग करते हैं। इसके लिए जो आप करोगे रिसोर्स हिस्टोग्राम, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व। जो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है वो किस में इन्वॉल्व करता है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग टू एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट रिस्क। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जो ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग में देखे वही क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप डेट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग, रिव्यूइंग एंड रेगुलेटिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज कॉल्ड। इसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 20, इसे हम बोलेंगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। जब प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाइड करना है और उसका सिलेक्शन करना है तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा? कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस, जनरेटिंग प्रोजेक्ट आइडियाज, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, नॉन ऑफ दीज। इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले आपके जो आइडियाज क्या है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच अप्रोच इन्वॉल्व्स ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग टू जनरेट प्रोजेक्ट आइडियाज। इसमें कौन सी जो टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, और क्रिएट करती थिंकिंग कि एक जो प्रोजेक्ट का आइडिया उसको जनरेट करने के लिए। तो इसमें जो टेक्निक आती है वो माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस को क्या करती है, इन्वॉल्व होती है और बहुत सारे आपको आइडियाज प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जनरेट करती है, क्रिएटिविटी लेके आती है माइंड मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग इन्वॉल्व। जो प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग है वो किस में इन्वॉल्व होती है, ये आपसे पूछा गया। जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग बेसिकली होती है वो इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग विएबल प्रोजेक्ट आइडियाज। तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग क्राइटेरियन कॉमनली यूज्ड। इसमें सारे ही आते हैं। प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन भी हम उसके स्क्रीनिंग करते हैं, प्रोजेक्ट का बजट भी देखते हैं और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या, प्रोजेक्ट कितना सही है, इसको भी देखते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स इज यूज टू। जो प्रोजेक्ट की रेटिंग इंडेक्स है उसको यूज करते हैं किसके लिए, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25, इवेलुएट एंड कंपेयर प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव्स। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस टेक्निक इंक्लूड्स। मार्केट और डिमांड एनालिसिस जो टेक्निक्स हैं वो किस में यूज होती हैं, वो पूछा गया आपसे। स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल, पोटेस 5 फोर्सेस एनालिसिस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें सारी ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। चाहे स्वॉट एनालिसिस हो गया, आपका पेस्टल एनालिसिस हो गया, या जो पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल्स है, जो एनालिसिस है फैक्टर्स, वो भी आपकी जो मार्केट अगर आपको एनालिसिस करनी है या आपको डिमांड एनालिसिस करनी है तो सारी ही एनालिसिस इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच एनालिसिस टेक्निक assesses the political, economic, social, technological, legal, environmental factor affecting a project। ये तो इसकी फुल फॉर्म ही पेस्टल की दी गई है, राइट। पेस्टल की फुल फॉर्म ये है, तो पेस्टल एनालिसिस हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट। सर्वे एंड ट्रेंड प्रोजेक्शन आर यूज्ड। जो सर्वे है और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको कैसे प्रोजेक्शन करते हैं, तो उसमें गैदर डेटा ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज अ कॉमन मेथड फॉर कंडक्टिंग सर्वेज टू गैदर मार्केट डेटा। कौन सा कॉमन मेथड है कि अगर आपको मार्केट डेटा को गैदर करना है
तो कौन सा सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसके रिगार्डिंग आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, क्वेश्चनियर एंड पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक मार्केट जो डेटा है, मार्केट डेटा आप गैदर कर सकते हैं ऑनलाइन सर्वे के थ्रू, क्वेश्चनियर या जो आजकल पोल्स बने हैं पोल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स, अगर प्रोजेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको इसमें जनरेटिंग करनी पड़ेगी, आप स्क्रीनिंग करेंगे और सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट आइडियाज, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। 31 विच टूल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज, अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और जो प्रोजेक्ट के आइडियाज हैं उनको आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए कौन सी आप जनरली टेक्निक या चार्ट आप यूज करेंगे। ये ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर दी, तो इसके लिए माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में इंक्लूड्स, जो प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है उसमें क्या इंक्लूड होता है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, जो फिजिबिलिटी है वो इंक्लूड होती है, आरओआई इंक्लूड होता है और अलाइनमेंट विद द स्ट्रेटेजिक गोल, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ मार्केट एनालिसिस फॉर अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए जब हम मार्केटिंग एनालिसिस जो है कंडक्ट करते हैं उसका पर्पस बेसिकली क्या होता है, उसका पर्पस होता है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर एंड मार्केट ट्रेंड, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। 34 क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर ट्रेंड प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका बताता है रिग्रेशन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 35 द प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स हेल्प इन, जो प्रोजेक्ट की रेटिंग इंडेक्स है वो किस में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको एक प्रायोरिटाइजिंग एंड सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया, तो आंसर बी इज करेक्ट। इन प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग व्हाट डज आरओआई स्टैंड फॉर, एक प्रोजेक्ट की अगर आपको स्क्रीनिंग करना है उसमें जो आरओआई की फुल फॉर्म क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क ऑफ इनएक्यूरेसी, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन इंडेक्स, तो इसका होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई फुल फॉर्म आरओआई की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस टेक्निक्स आर क्रूशियल, ये ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। क्वेश्चन नंबर 38 सर्वे एंड ट्रेंड प्रोजेक्शंस आर पार्ट ऑफ विच फेज इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपका जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं उसमें ये सारे पार्ट्स आपके यूज होते हैं, तो आंसर ए इज करेक्ट। 39 which technique helps in identifying strength, weakness, opportunity and threats related to a project, ये किसकी फुल फॉर्म है, SWOT एनालिसिस, तो आंसर ए इज करेक्ट। द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन इंक्लूड्स जनरेटिंग, इवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग विएबल प्रोजेक्ट क्लास एंड प्रोजेक्ट आइडियाज, तो आंसर बी इज करेक्ट। ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्निकल अप्रेजल इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, evaluating project feasibility from a technical perspective, तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 which of the following is a technical appraisal decision tools commonly used in a project analysis, इसके लिए कौन से जो टूल्स हैं कॉमनली यूज होते हैं 42, इसके लिए सारे टूल्स हैं, चाहे वो स्वॉट एनालिसिस हो गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, ये आपकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो भी आपकी यूज होती है, तो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। की एस्पेक्ट्स ऑफ अ टेक्नोलॉजी इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्वेश्चन नंबर 43, इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हार्डवेयर हो गया चाहे वो सॉफ्टवेयर हो गए, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी प्रोजेक्ट की जो आप टेक्नोलॉजी को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका बेसिकली रोल क्या होता है फिजिबिलिटी स्टडी का,
इसका जो रोल होता है इवेलुएटिंग टेक्निकल इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट को आप देखते हैं, चाहे उसके इकोनॉमिक या टेक्निकल इवेलुएट करते हैं, तो वो किसका एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। क्वेश्चन नंबर 45, विच डिसीजन टूल्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टेक्निकल विजिबिलिटी एंड पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा फिजिबिलिटी स्टडी। आंसर सी इज करेक्ट। द की एस्पेक्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजी का बेसिकली की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, या नॉन ऑफ द इबव। तो इसमें क्या है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कोई सा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है, ओनली क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन सब रिपीटेड है ऑलमोस्ट। व्हाट इज अ प्राइमरी फोकस ऑफ अ टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। जो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी है उसका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? उसका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? इवेल्युएटिंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड कॉन्स्टेंट। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच एस्पेक्ट्स ऑफ अ टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल फॉर अ प्रोजेक्ट सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 48, इंश्योरिंग कंपेटेबिलिटी ऑफ अ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी की कंपेटेबिलिटी क्या है उसको इंश्योर करना किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बहुत क्रूशियल टेक्नोलॉजी होती है। तो सी आंसर इज करेक्ट। द टेक्निकल अप्रेजल डिसीजन टूल ऑफ प्रोजेक्ट्स हेल्प इन। ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। जो टेक्निकल अप्रेजल डिसीजन टूल है एक प्रोजेक्ट में कैसे हेल्प करता है ये आपको बताना है। Evaluating technical feasibility and risk. Question number C answer is correct. Question number 50, key aspects of a technology management in project. Same repeat question. इसके अंदर हार्डवेयर भी इंक्लूड होता है, आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए, और उनका इंटीग्रेशन कैसे करना है, उनके जो प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव हैं उनके साथ कैसे ज्वाइन करना है, उसमें ये इंक्लूड करता है। तो इसके आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। एक प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या होती है इसके रिगार्डिंग पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, एक जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बेसिकली होती है एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट बजट। जो उसका बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग निकल के आती है। तो बी आंसर इज करेक्ट। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। एक जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके दोनों कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो गए या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो दोनों कंपोनेंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग। तो आंसर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट कॉस्ट इन अ प्रोजेक्ट। जो डायरेक्टली कॉस्ट आती है प्रोजेक्ट के अंदर उसके एग्जाम्पल क्या हैं? सैलरीज ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। जो प्रोजेक्ट के मैनेजर उनकी डायरेक्टली सैलरी प्रोवाइड करना वो क्या डायरेक्टली कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो आंसर ए इज करेक्ट। रिकरिंग कॉस्ट इन अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के अंदर रिकरिंग कॉस्ट क्या है? रिकरिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट डेट अकर रेगुलरली ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। रिकरिंग माने क्या होता है? जो कंटिन्यूसली रेगुलरली चलती रहती है ड्यूरिंग द इंटायर प्रोजेक्ट। तो वो कॉस्ट क्या कहलाती है? वो आपकी रिकरिंग कॉस्ट कहलाती है। तो आंसर बी इज करेक्ट। What is the example of a non-recurring cost in a project? इसका जो आंसर है परचेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। कि आप जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है उनको परचेज करते हैं, वो किसका एग्जांपल है? आपकी नॉन रिकरिंग कास्ट है। नॉन रिकरिंग कास्ट क्या होती? कि ओनली वन टाइम कास्ट है आपकी। जो आपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं उन्हीं में आपने जो आपकी कॉस्ट आ रही है वही आपकी नॉन रिकरिंग कास्ट है। जबकि रिकरिंग कॉस्ट क्या होती है? जो ड्यूरिंग द इंटायर प्रोजेक्ट आपकी रेगुलरली बेसिस पे और कंटिन्यू बेसिस पे आपको चलती रहती है, वो आपकी रिकरिंग कॉस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्या है?
फिक्स कॉस्ट इन अ प्रोजेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिकरिंग कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट होती है जो वन टाइम आपकी कॉस्ट लगती है, वो आपकी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ अ लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो आपकी एक ही बार कॉस्ट लगी है वो आपकी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो एक्टिविटी के साथ वेरी करती है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। नॉर्मल कॉस्ट इन अ प्रोजेक्ट रेफर। नॉर्मल कॉस्ट के अंदर क्या आता है? एक प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्मल कॉस्ट के अंदर आता है कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोजेक्ट एक्टिविटी। एक जो नॉर्मल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के अंदर जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी नॉर्मल कॉस्ट कहलाती है। एक्सपेडाइट कॉस्ट इन अ प्रोजेक्ट आर। जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट होती है वो क्या है? ये आपकी होती है रश ऑर्डर एंड अर्जेंट प्रोजेक्ट नीड्स। किसी प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग आपको जो अर्जेंट नीड हो रही है वो आपकी एक्सपेडाइट कॉस्ट कहलाती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग फाइनेंस की सोर्सेज क्या हैं? पर्सनल सेविंग, बैंक लोन, वेंचर, सारे ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, सोशल कॉस्ट benefit analysis of a project involves evaluating economic, social and environmental impact. B answer is correct. Project scheduling is about creating a timeline of a project activity. Answer B is correct. Network analysis in a project management includes techniques such as बोथ, चाहे वो आपका सीपीएम हो गया या जो आपका पार्ट हो गया, वो दोनों ही आपके यूज होते हैं। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, जबकि जो पार्ट टेक्निक है उसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक पार्ट। द क्रिटिकल पाथ इन अ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट्स। एक प्रोजेक्ट के अंदर जो क्रिटिकल पाथ होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या, ये आपका इसका आंसर है लॉन्गेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट, क्योंकि जो आपका क्रिटिकल पाथ होता है वो किसको बताता है कि लॉन्गेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क। जो प्रोजेक्ट के नेटवर्क है उसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको बताता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 74 का आंसर ए इज करेक्ट। 75 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन अ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। एक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं ये आपको बताने हैं। इसमें आपका आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़, सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज़, एस्टिमेशन एक्टिविटीज़, ड्यूरेशन, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल। आंसर इज करेक्ट। क्रिटिकल पाथ मेथड इज यूज। किस लिए हम क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिटिकल पाथ मेथड जो अगर आपको प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी है और आपको टाइम मैनेजमेंट करना है उसके लिए आप सीपीएम का यूज़ करते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट। पार्ट प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? पार्ट हमने अभी ऑलरेडी फुल फॉर्म देखी थी, उसी के रिगार्डिंग जो पार्ट है वो हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं ये आपको कंफर्म करना है। इसके रिगार्डिंग कहते हैं जो प्रोजेक्ट की आपको शेड्यूलिंग करनी है या टाइम मैनेजमेंट करना है उसके रिगार्डिंग पार्ट या सीपीएम हम यूज़ कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द फ्लोट रेफर्स टू। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो फ्लोट होता है, फ्लोटिंग होती है, वो किस चीज़ को रेफर करती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बताना, द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। अगर किसी भी आपको प्रोजेक्ट को डिले नहीं करना है तो वो क्या बताता है? वो फ्लोटिंग बताता है। ठीक, तो ये आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट शेड्यूल। अगर जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका पर्पस होता है
एस्टेब्लिशिंग टाइमलाइंस फॉर अ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है उनके रिगार्डिंग टाइमलाइन को क्रिएट करना। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, व्हाट इज अ माइलस्टोन इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर माइलस्टोन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर जो माइलस्टोन आता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट इवेंट और अचीवमेंट इन अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के अंदर उसका अचीवमेंट क्या है और जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का माइलस्टोन होता है। तो इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज अकर्ड डायरेक्टली ऑन अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज और वर्क पैकेजेस। तो ये क्या होगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट बजटिंग। जो प्रोजेक्ट बजटिंग करते हैं उसके बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका जो बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उसकी कॉस्ट है उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, तो बजटिंग का यही हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। which of the following is an example of a non recurring cost in a project। जो नॉन रिकरिंग कॉस्ट है उसका एग्जाम्पल क्या है इन अ प्रोजेक्ट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, एम्प्लॉय सैलरी, मंथली यूटिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा परचेज ऑफ इक्विपमेंट, जो आपकी वन टाइम कॉस्ट है। तो बी आंसर इज करेक्ट। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेल्प्स इन इवेलुएटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट। 75 क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटिकल पाथ मेथड CPM हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट। लॉन्गेस्ट पाथ को ये इवेलुएट करता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर इसका जो सही इसमें आंसर है वो इसका मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, द क्रिटिकल एक्टिविटीज दैट डिटरमाइन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। आंसर सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है उसका बेसिकली प्राइमरी पर्पस क्या है। एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स, एलोकेटिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। प्राइमरी, तो बेसिकली जो प्राइमरी प्लानिंग क्या होती है, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। तो आंसर बी इज करेक्ट। द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल साइकिल इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है, आ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS इज यूज्ड फॉर। जो PMIS है वो किस लिए हम यूज कर सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। PMIS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर हो जाएगा कि डॉक्यूमेंटिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड डेटा। जो डेटा है और जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट की उनको कैसे आप डॉक्यूमेंट करते हैं वो हमको बताता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बी आंसर इज करेक्ट। माइलस्टोन एनालिसिस एंड ट्रैकिंग आर एसेंशियल। जो माइलस्टोन एनालिसिस करना और उसकी ट्रैकिंग करना किस लिए एसेंशियल है, तो इस जो एसेंशियल होता है आपको मॉनिटरिंग करना है प्रोजेक्ट की, उसकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है अगेंस्ट की माइलस्टोन, राइट। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। व्हाट डज अर्न वैल्यू एनालिसिस EBA हेल्प इन डिटरमाइनिंग। किस लिए हेल्प करता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और शेड्यूल परफॉर्मेंस के लिए, या प्रोजेक्ट रिस्क के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो आंसर बी इज करेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है और उसको परफॉर्मेंस को कैसे शेड्यूल करना है वो हमको EBA हेल्प करता है, उसकी कॉस्ट के रिगार्डिंग और शेड्यूल परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। प्लान्ड वैल्यू इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो प्लान्ड वैल्यू होती है वो क्या रेफर करती है, प्लान्ड वैल्यू की बात हो रही है। तो प्लान्ड वैल्यू जो बेसिकली रेफर करती है द बजटेड कॉस्ट ऑफ अ वर्क शेड्यूल। जो वर्क शेड्यूल्ड की जो बजटेड कॉस्ट होती है उसको रेफर करती है, जो प्लान्ड वैल्यू होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आंसर ए इज करेक्ट।
कॉस्ट वेरिएंस इन अर्न वैल्यू एनालिसिस EBA इज कैलकुलेटेड एज 82 जो होता है इसका आंसर कॉस्ट इफिशियंसी 82, अर्न वैल्यू माइनस कॉस्ट, इसका आंसर हो जाना चाहिए अर्न वैल्यू माइनस कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, कि जो अर्न वैल्यू है उससे माइनस करिए एक्चुअल कॉस्ट को, तो ये आपका आंसर बी इज करेक्ट। शेड्यूल वेरिएंस इन अर्न वैल्यू एनालिसिस EBA इज कैलकुलेटेड, जो शेड्यूल वेरिएंस है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो प्लान्ड वैल्यू पूछा गया था, अब आपका जो शेड्यूल वेरिएंस है वो पूछा गया है EBA के अंदर, ठीक है। इसको आपको 83 क्वेश्चन का आंसर करना है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 83 का कॉस्ट इफिशियंसी। कॉस्ट इफिशियंसी आपको बढ़ानी है एक्चुअल कॉस्ट माइनस एंड कॉस्ट इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन का जो शेड्यूल वेरिएंस इन अर्न वैल्यू एनालिसिस कैलकुलेटेड, प्लान्ड वैल्यू माइनस अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, थोड़ा इस क्वेश्चन पे डाउट है, इसको छोड़ देते हैं। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI इज इन अर्न वैल्यू एनालिसिस मेजर, जो कॉस्ट वैल्यू एनालिसिस है उसको बताना है। तो किस चीज़ को देखता है, ये आपका कॉस्ट इफिशियंसी क्या है इसको ये मेजर करता है, तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो आपका अर्न वैल्यू एनालिसिस है उसमें जो आपके अलग अलग इंडेक्स हैं, चाहे वो आपका प्लान्ड वैल्यू हो गया, शेड्यूल्ड हो गया, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 85 क्वेश्चन है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स SPI इन अर्न वैल्यू एनालिसिस EBA किस चीज़ को मेजर करता है, ये बेसिकली मेजर करता है शेड्यूल परफॉर्मेंस को, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन इन्वॉल्व, जो प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन है वो किस में इन्वॉल्व करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86, जो टर्मिनेशन आप करते हैं वो कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट नो, एंडिंग अ प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, नॉन ऑफ द इबव। तो आप जो प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करते हैं वो एंडिंग अ प्रोजेक्ट, जब आप उसको प्रोजेक्ट को एंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इट्स मीन्स प्रोजेक्ट को आप टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेशन हो रहा है। Question number 87, what is the type of project termination that occurs when the project objective are met and the project is formally closed? इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉर्मल टर्मिनेशन, प्री मैच्योर टर्मिनेशन या कॉन्ट्रैक्चुअल टर्मिनेशन। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल टर्मिनेशन होता है। नॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है कि जो एक प्रोजेक्ट है उसका टर्मिनेशन अकर हो रहा है क्योंकि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑलरेडी फुलफिल हो गए हैं और फॉर्मल तरीके से आप एक प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे हो, तो क्या हुआ, ये आपका नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया, तो आंसर इज करेक्ट। अब प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट में हैपन, जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन है वो क्या होता है एक प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपको बताना है। अचीविंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स अहेड ऑफ अ शेड्यूल, एक्सीडिंग प्रोजेक्ट बजट्स, चेंजिंग इन अ प्रोजेक्ट स्कोप, ये होता है एक्सीडिंग प्रोजेक्ट बजट। आप जो किसी भी प्रोजेक्ट को आप पहले ही टर्मिनेट क्यों करते हो, क्यों आपको लगता है कि जो आपका प्रोजेक्ट का बजट है वो एक्सीड कर रहा है, आपको लगा कि आपका प्रोजेक्ट 50 लाख में हो जाएगा, बट आपका प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग जा रही है वो आपकी 1 CR जा रही है, तो आप क्या करोगे कि आपकी जो बजट है, जो आपकी कॉस्ट है वो एक्सीड कर रही है, उस वजह से पहले ही प्रोजेक्ट आप क्या करोगे, टर्मिनेट कर दोगे, तो उसे बोलते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन, तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, कंट्रैक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो सब पूछा गया कि नॉर्मल और टर्मिनेशन क्या होता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्चुअल टर्मिनेशन क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल टर्मिनेशन क्या है ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 89, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्मिनेशन। अब देखो, द प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बेसिकली क्या होगा, आपका नॉर्मल में जा सकता है। द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स कैंसिल द प्रोजेक्ट, ये भी कोई टाइप नहीं है। द प्रोजेक्ट टीम कंप्लीट ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटी, ये तो आपका नॉर्मल हो सकता है, तो इसमें आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज होना चाहिए, डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का बेसिकली पर्पस क्या होता है ये आपको बताना है।
ट्रैकिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS, ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है इसी पेपर के अंदर। PMIS क्या होता है? PMIS की फुल फॉर्म होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका रोल क्या होता है? डॉक्यूमेंटिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, एलोकेटिंग द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 91, इसके सारे रोल होते हैं, सारी जो आपका PMIS है वो सब में ही हेल्प करता है, चाहे वो आपको जो प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटी है उनको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए, या जो आपके पास प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना है, या जो प्रोजेक्ट को कैसे शेड्यूल करना है उसको क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं PMIS। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड वैल्यू एनालिसिस EBA प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू। जो EBA किस चीज़ का एनालिसिस करता है, क्या प्रोवाइड करता है हमको? ये हमको प्रोवाइड करता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है और उसका शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस क्या है। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लेना आप। EBA क्या है? अर्न वैल्यू एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट डज द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है CPI, इंडिकेट्स इन अर्न वैल्यू एनालिसिस। जो अर्न वैल्यू एनालिसिस में जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कॉस्ट इफिशिएंसी, शेड्यूल इफिशिएंसी, प्रोजेक्ट रिस्क, नॉन ऑफ दी कॉस्ट परफॉर्मेंस। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस किसके? कॉस्ट की इफिशिएंसी बनाने के लिए। तो इसका जो 93 आंसर होना चाहिए कॉस्ट इफिशिएंसी। देखो बहुत चीज़ें क्लियर हैं, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं गाइस, तो क्वेश्चन अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, आपने क्वेश्चन रीड करा और आपने आंसर को रीड किया, तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड करा है तो कहीं न कहीं उस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। आपको खाली अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसको रीड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो SPI है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो किस चीज़ को बताता है? ये आपको बताता है शेड्यूल इफिशिएंसी, नॉट अ कॉस्ट इफिशिएंसी। ये ना ही प्रोजेक्ट, ये आपको शेड्यूल इफिशिएंसी को बताता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। व्हाट इज अ माइलस्टोन इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन। आप जब स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखोगे, जब हमने डिस्कस किया था अराउंड 1 to 20 के अराउंड, तो उसमें क्वेश्चन सेम पूछा है कि व्हाट इज अ माइलस्टोन इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर माइलस्टोन क्या होता है? उसका माइलस्टोन होता है अ सिग्निफिकेंट इवेंट और अचीवमेंट इन अ प्रोजेक्ट। तो आंसर बी इज करेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, कितनी कैजुअल मिस्टेक्स है एग्जामिनर की, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, जैसे कट कॉपी पेस्ट किया और वैसे ही क्वेश्चन सेम पेपर में। तो एटलीस्ट रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर नई क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर दो। इस पर तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे शक क्रिएट हो जाते हैं कि आप कितने कैजुअल तरीके से, कितनी इनफॉर्मल तरीके से आप पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं। पेपर को पूरा आप अच्छे से रिव्यू नहीं कर रहे हैं, पेपर को अच्छे से आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 96, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में इन्वॉल्व। जो प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन है वो किस में इन्वॉल्व होता है? जो अगर आपको प्रोजेक्ट टर्मिनेट करना है, प्रोजेक्ट को खारिज करना है, ख़त्म करना है, ट्रांसफेरिंग प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर टीम, ये भी हो सकता है। क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट और रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, ये बात भी सही है। कंडक्टिंग अ प्रोजेक्ट रिव्यू, तो सारे ही इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्वेश्चन क्या कहता है? 97 क्वेश्चन कहता है प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट है उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर किसी भी प्रोजेक्ट से उसकी मैच्योरिटी से पहले ही आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको आपने बंद कर दिया, तो उसका क्या होगा? प्रोजेक्ट की सक्सेस तो मतलब ही नहीं बनता, जो प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा और प्रोजेक्ट स्कोप चेंज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोजेक्ट फेलियर। तो आंसर बी इज करेक्ट कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है उसको प्री मैच्योरिटी से पहले ही आप उसको क्लोज कर रहे हैं, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या है? कंट्रैक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज टिपिकली गवर्न्ड बाय। जो कंट्रैक्चुअल टर्मिनेशन है वो टिपिकली एक प्रोजेक्ट के अंदर कैसे गवर्न होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर डिसीजन, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर डिसीजन और लीगल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट या नॉन ऑफ दी एबव। देखो, जो कंट्रैक्चुअल टर्मिनेशन किसी भी प्रोजेक्ट का है वो जब गवर्न होता है कि जब आपका जो लीगल एग्रीमेंट्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके थ्रू आपका कंट्रैक्चुअल टर्मिनेशन आपका प्रोजेक्ट होता है। लीगल एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सेम रिपीट क्वेश्चन, प्लांट वैल्यू इन अर्नड वैल्यू एनालिसिस। जो प्लांट वैल्यू है वो EBA के अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? प्लांट वैल्यू। तो प्लांट वैल्यू बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी उसके अंदर करता है द बजटेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट परफॉर्म, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट परफॉर्म, द प्लान कॉस्ट ऑफ अ वर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कि जो प्लान्ड वैल्यू है किसी भी अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है कि जो वर्क शेड्यूल है बेसिकली उसकी प्लान्ड कॉस्ट क्या है, जो आपने कॉस्ट को क्या प्लान किया है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन 99 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कॉस्ट वेरिएंस इन अर्न वैल्यू एनालिसिस इंडिकेट। जो EB है अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर कॉस्ट वेरिएंस किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कॉस्ट अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन, शेड्यूल डिलेज, प्रोजेक्ट रिस्क। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 100 का कि जो कॉस्ट वेरिएंस है एक अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर वो रेफर करता है कि कॉस्ट अंडर एस्टिमेशन है या कॉस्ट ओवर एस्टिमेशन है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आपने ऑलरेडी देखा है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो गाइस इसमें हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद द राइट आंसर की। तो आप एग्ज़ाम से पहले वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आप उससे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एटलीस्ट वीडियो पर कमेंट करिए। आपने पूरा पेपर हमने एनालिसिस देखा है और जो थोड़ा फास्ट तरीके से हमने आंसर की उनको भी डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता हो कि अगर आप 100 क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम आपको मिल सकते हैं। अगर और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उन क्वेश्चंस की ओनली फ्रेमिंग चेंज होगी। तो अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा तो आपको पता लग जाएगा। स्पेशली आपको क्या देखना है, इसके अंदर आपको कवर करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कि CPM क्या होता है, PERT की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और जो अर्न वैल्यू एनालिसिस क्या है ये आपको देखना है। और उसके अंदर जो अलग अलग कॉस्ट वेरिएंस, प्लान शेड्यूल कॉस्ट और जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है ये आपको देखना है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आपकी रिकरिंग कॉस्ट क्या है, नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या है। इन मेन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू। Dadu, 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 Dadu.